हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 1। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, पार्ट 1 वॉल्यूम 1 एंड पार्ट 2 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 के अंदर इसकी हम वेक्टर फॉर्म, उसके न्यूमेरिकल्स और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका इन डिटेल सारा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें इसका फॉर्मूला आएगा, इसकी स्टेटमेंट आएगी, इससे कंसर्न ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू, उसका यूनिट, किसने उसे डिस्कवर किया और भी बहुत सारी चीजें। तो स्टेटमेंट से शुरू करते हैं कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहली बात याद रहे, दुनिया में जितने भी मासेस हैं रिपेल नहीं करेंगे। हमेशा एक ऑब्जेक्ट, एक मास दूसरे के मास को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे सामने कैमरा है। अब कैमरे का मास चाहता है कि मेरा मास उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और मेरा मास चाहता है कि कैमरे का मास मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। यह बोर्ड का मास चाहता है मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं और मेरा मास चाहता है कि बोर्ड मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा? हम अट्रैक्ट होके ऐसे चिपक क्यों नहीं रहे? क्यों? क्योंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा वीक है। अगर हमारे पास एक अर्थ होता और एक मून होता तो ये फोर्स हमें बाकायदा दिखती। जैसा कि अब मून क्या करता है? मून एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। मून को कौन मूव करवा रहा है? ये एमसीक्यूज एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है कि मून के लिए जो ऑर्बिटल पाथ में मून मूव होता है, कौन सी फोर्स से मूव कराती है? अब कोई धागा तो है ही नहीं, कोई स्ट्रिंग तो है ही नहीं जो अर्थ के पास और दूसरा एंड मून के पास है और हम उसे रोटेट करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। हमने एक पत्थर लिया, उसके साथ रस्सी में बांधा, उसको घुमा रहे हैं। अब वो स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। उसको जो मूव कराने वाली वो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और स्ट्रिंग की वजह से वो मूव हो रहा है। इसी तरीके से मून को कौन मूव करवाएगा? मून को जो मूव करवाएगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एजेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक किस्म का एजेंट है जो कि मून को ऑर्बिटल पाथ पे मूव करवा रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो ये एमसीक्यूज आप अभी समझेंगे कि ये अर्थ है, ये मून है, इन दोनों के बिटवीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर दे, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, तो मून यहां से स्किप हो जाएगा, यहां से इस ऑर्बिटल पाथ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन में, टेंजेंट लाइन में यहां जाएगा। ये जो लाइन है इसको कहा जाता है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्किल को छू के गुजरे। कंसीडर इज अ सर्किल, इसको आप सर्किल कंसीडर करें और मून यहां जा रहा है तो ये डायरेक्शन कहलाएगी टेंजेंट। अगर इस वक्त मून यहां पे पहुंचता है और अर्थ फोर्स लगाना छोड़ देता है तो ये मून स्पेस में यहां जाएगा। अगर ये मून यहां पर पहुंचता है और इस वक्त अर्थ फोर्स लगाना छोड़ देगा तो मून इस डायरेक्शन में जाएगा। कहने का मतलब है मून अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर लग रही है और वो कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जो कि आपने एग्जाम में लिखनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स and that force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them। पहली बात, दुनिया में जितने भी मासेस हैं सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के लिए वो फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। फोर्स तब ज्यादा होगी जब मैग्नीट्यूड ज्यादा होंगे, मासेस ज्यादा होंगे। मासेस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। मासेस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। इसको पहले समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स which is directly proportional to product of the masses। ये क्या लिखा हुआ है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses। ज्यादा मास ज्यादा फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, and force is inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगी। दो मासेस हैं, वो यहां पे पड़े हुए, तो ये फोर्स लगेगी। अगर आप इनका डिस्टेंस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर विल बी द फोर्स, तो ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में है। ये क्या लिखा हुआ है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, कंबाइन करने के बाद ये पढ़े, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये पढ़े, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को कंबाइन किया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें। जब भी फिजिक्स में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। आज हमारे पास कांस्टेंट के नहीं आएगा, आज जो हमारे पास कांस्टेंट होगा दैट विल बी कैपिटल जी। कैपिटल जी को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमने फार्मूला यहां तक रखा, इसको हमने पेक किया। आगे बढ़ते हैं। वेयर एफ इज अ फोर्स, एफ क्या है आपके पास? फोर्स है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 इज अ मास ऑफ बॉडी 1, m2 इज अ मास ऑफ बॉडी 2। r क्या है? इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाएगा, सरफेस से नहीं। ये दो बॉडीज हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर से नहीं लेना या सरफेस से नहीं लेना। एक बात, सेंटर से नहीं लें या सरफेस से नहीं लें। सर सरफेस से ये डिस्टेंस नहीं लेना, हमेशा सेंटर से लेना है। ठीक है, ये बात हमने एक्सप्लेन की। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट इतना कम है, इतना कम है, तभी हमें ये फोर्स महसूस नहीं होती। मेरी बॉडी को ये कैमरा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर फोर्स लग क्यों नहीं रही? आपको फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ग्रेविटेशनल वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसी वजह से ये हमें फील नहीं हो रहा। पर अगर अर्थ और मून होते तो ये फील होता। ये पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इस जी की वैल्यू कि कैपिटल जी है क्या, यही फार्मूला आप लें, यहां पे लिखें, सर लिख लिया। इस जी को सब्जेक्ट बनाएं, इसकी वैल्यू चाहिए। m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां डिवाइड, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। ये दोनों आप कर रहे हैं कि शफल, शफल कर दिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो हमने डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर कर दिया। m1 m2 क्या है? मासेस है। m1 मास 1, m2 मास 2, मास का यूनिट केजी, और केजी केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो आज के बाद हमसे कोई भी कैपिटल जी का पूछेगा क्या है, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू 6.673 10⁻⁻11, वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, इसको किन साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया? कैवेंडिश। किससे कैलकुलेट किया? कैवेंडिश अपैरेटस, या ऑप्शन में आएगा टॉरिजन बैलेंस। अब टॉरिजन बैलेंस क्या है? ये 6 फुट का एक आपके पास वुडन रॉड है, एक डिवाइस है, एक मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस है। कैवेंडिश साहब ने ये यूज किया और हमें इसकी वैल्यू के बारे में बताया। अब हम आखिरी कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि की पॉइंट्स इस टॉपिक के क्या हैं। इस टॉपिक के जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पीईए, पीआई, एमआरआई। मैंने बच्चों को शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की कि पीआई एंड एमआरआई ये इसके की पॉइंट्स हैं। इस टॉपिक के की पॉइंट्स में क्या? पी मीन प्रेजेंट, दिस फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू मासेस। ई मीन एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाएं, ये फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगी। दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, कैपिटल जी चेंज नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें चेंज हो, वेट चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। एक्शन, ये इस पे एक्शन करेगा तो ये इस पे रिएक्शन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस प्रोड्यूस, दिस फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्शन और रिएक्शन पेयर प्रोड्यूस करेगा। नंबर 4, इंडिपेंडेंट। इन दोनों के बिटवीन में आप कोई मटेरियल रखें, वाटर रखें, ग्लिसरीन रखें, ऑयल रखें, पेपर रखें, मीका रखें, कोई भी मटेरियल रखें, फोर्स उतनी रहेगी, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चार्जेस के बिटवीन में अगर कुछ आप रख देंगे तो इफेक्ट आएगा। एम मीन मासेस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, रेडियस बिटवीन देम। और लास्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये इनवर्स भी है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। हमें यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया था, ड्राइव करवाया था कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसा है। टाइम लगेगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा।
ये मेन पॉइंट याद रखने, पी आई एम आर आई, दिस फोर्स प्रेजेंट, दिस इज एग्जिस्ट, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, इंडिपेंडेंट, मासेस, रेडियस ए। इसको यहां तक रखें, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करें। ये मेन पॉइंट इसको याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। इस मून को मूव करवाने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या कर रही है? इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। मून कहां मूव कर रहा है? ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ऑर्बिट ऑफ द मून, पुल ऑफ द मून एंड अर्थ। अर्थ और मून एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।